हेलो बच्चों, वेलकम टू द स्टडी सेंटर। आप सभी प्यारे बच्चों का द स्टडी सेंटर में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का नया सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना महामारी की वजह से आपका जो सत्र है 2021 और 2022 का, ये काफ़ी लेट शुरू हुआ है और काफ़ी विलंब के साथ शुरू होने की वजह से आपका सिलेबस जो है वो सही समय पे पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए बोर्ड ने आपके सिलेबस को 30% कम कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि पिछले वर्ष भी 30% कम किया गया था, क्या इस बार और 30% कम कर दिया गया? तो ऐसा नहीं है बच्चों। जो सिलेबस आपके 2020 और 2021 में था, वही सिलेबस आपके 2021 और 2022 के सत्र में है। तो सेम वही सिलेबस है, लेकिन आपका सभी जो डाउट हैं उन डाउट को क्लियर करते हुए इस वीडियो में हम पूरे डिटेल से बात करेंगे कि आपको कक्षा 10 में साइंस सब्जेक्ट से यानी विषय विज्ञान में कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। इन तमाम चीज़ों पे हम आज चर्चा करेंगे और पूरी डिटेल के साथ में इसको समझेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें कौन से टॉपिक या कौन से चैप्टर नहीं पढ़ना है। तो सिलेबस आपका कुछ इस प्रकार से है बच्चों। कक्षा 10 विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 3, आप जानते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में जो तीसरा चैप्टर है आपका धातु एवं अधातु। इस चैप्टर में आपको धातु तथा अधातुओं के गुणधर्म, आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म, ये दो टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। बाकी पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके कोई भी चैप्टर हटाया नहीं गया है, केवल आपके टॉपिक हटाए गए हैं चैप्टर के अंदर से। चैप्टर कोई भी नहीं हटा है, ठीक है, ये आप समझ लीजिए। तो बात कर रहे थे हम तीसरे चैप्टर धातु एवं अधातु के। इस चैप्टर में आपको धातु तथा अधातुओं के गुणधर्म और आयनिक यौगिकों के निर्माण तथा गुणधर्म, ये दोनों टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, बाकी पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब आपका आता है पांचवा चैप्टर, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और काफ़ी इजी चैप्टर है ये आपका। इस चैप्टर में आपको तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास, जो डोबे-रायनर का त्रिक नियम है, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत है, ये दोनों आपको नहीं पढ़ना है। ये दोनों टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, बाकी पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। फिर से सुन लीजिए क्या नहीं पढ़ना है आपको। तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास में डोबे-रायनर का त्रिक नियम और न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत, ये दोनों आपको नहीं पढ़ना, बाकी बायदा पूरा आपको चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, अब आपका सातवां जो चैप्टर है जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। इस चैप्टर में आपको बच्चों कौन से टॉपिक नहीं पढ़ना है? इसमें आपको पौधों में दिशिक गति, पादप हार्मोनों का परिचय, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिका तंत्र, ऐच्छिक पेशियां तथा अनैच्छिक पेशियां, प्रतिवर्ती क्रियाएं और रासायनिक समन्वय, जंतुओं में हार्मोन, ये टॉपिक आपको इस चैप्टर से नहीं पढ़ना है, बाकी पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। इस टॉपिक को केवल नहीं पढ़ना है, इनके अलावा जितने भी आपके टॉपिक हैं उनको आपको पढ़ना है, केवल इन्हीं टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, आप पूरे ध्यान से इस सिलेबस को देखिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो अगर आप इस वीडियो को और पूरे ध्यान से देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या टॉपिक आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और आप इसके साथ एक काम कीजिए, आप अपनी साइंस की पाठ्य पुस्तक निकाल लीजिए और उसमें जो जो चैप्टर मैं बता रहा हूँ उसे निकालिए और जो जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ उस पर आप क्रॉस का चिन्ह बना दीजिए कि ये मुझे नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं आपका जो 14वां चैप्टर है प्राकृतिक संसाधन, यानी इसमें ऊर्जा के स्रोत। इसमें आपको बायोगैस टॉपिक नहीं पढ़ना है, बायोगैस वाला जो टॉपिक है वो नहीं पढ़ना है आपको, बाकी पूरा चैप्टर पढ़ना है। फिर आपका 15वां चैप्टर है हमारा पर्यावरण। इसमें आपको परितंत्र, ओजोन परत का अवक्षेपण, ये दो टॉपिक नहीं पढ़ना है, बाकी चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, बाकी पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, केवल जो जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ उसे आपको नहीं पढ़ना है।
इसके बाद में आपका आता है 9वां चैप्टर, जिसमें आपका टॉपिक है अपवर्तन। अपवर्तन से आपको आवर्धन, लेंस की क्षमता, प्रकाश का प्रकीर्णन, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, ये टॉपिक नहीं पढ़ना है। तो आपका जो 9वां चैप्टर है प्रकाश की, ऑप्टिक्स वाला जो चैप्टर है, उसमें से आपको आवर्धन से, आवर्धन जो आपकी अपवर्तन में आता है, यानी अपवर्तन टॉपिक से आपको आवर्धन, लेंस की क्षमता, प्रकाश का प्रकीर्णन और दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, ये चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, बाकी पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। इसी के साथ आपका आता है विद्युत का प्रभाव, जो कि आपका चैप्टर नंबर 12 है, और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये आपका चैप्टर नंबर 13 है। तो इन दोनों चैप्टर से आपको चैप्टर नंबर 12 से दैनिक जीवन में उपयोग, विद्युत का उपयोग जो होता है दैनिक जीवन में, वो वाला टॉपिक नहीं पढ़ना है। दैनिक जीवन में इसका उपयोग, इसे नहीं पढ़ना है। और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो आपका 13वां चैप्टर है, इसमें दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा से लाभ, घरेलू विद्युत परिपथ, ये दो टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कौन से टॉपिक पढ़ना है, कौन से चैप्टर से, और कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। अब आगे बात करेंगे हम कि आपको क्या क्या पढ़ना है। अब बात करते हैं बच्चों कि हमें क्या पढ़ना है। तो उससे पहले आप जान लीजिए कि आपका जो अब 70% सिलेबस बचता है वो किस प्रकार से है। ठीक है, तो बच्चों 70% जो आपका सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार से है। इसमें आपका रासायनिक पदार्थ, प्रकृति और व्यवहार, ये आपका चैप्टर जो है वो 20 नंबर का है। जैव जगत बायोलॉजी का जो चैप्टर है आपका वो 20 नंबर का है। और फिजिक्स यानी ऑप्टिक्स का जो चैप्टर है आपका 12 नंबर का है। विद्युत का चुंबकीय प्रभाव ये आपके 13 नंबर का है। और प्राकृतिक संसाधन आपके 5 नंबर का है। तो इस प्रकार से आपके टोटल जो नंबर हो गए वो 70 नंबर का हो गया ये पूरा। और 30 नंबर आपके प्रयोगात्मक यानी प्रोजेक्ट के होते हैं। तो कुल मिला के आपके 100 नंबर हो गए। तो ये तो हो गया आपका कि जो पेपर पैटर्न है वो किस प्रकार से है, यानी सिलेबस आपका किस प्रकार से है ना। ये सिलेबस और उसके नंबर हो गए। अब बात करते हैं कि आपको क्या पढ़ना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आप ध्यान से देखिएगा, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमने ये तो जान लिया कि हमें क्या नहीं पढ़ना, अब ये भी तो जानना जरूरी है कि हमें क्या पढ़ना है। तो आपका जो पहला चैप्टर है बच्चों, यूनिट 1 जो आपका इकाई 1 है, जिसमें हम रासायनिक पदार्थ और प्रकृति और व्यवहार की बात करते हैं, इसमें आपका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं। तो बच्चों रासायनिक अभिक्रियाएं वाला चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, जैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य क्या है, संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण, अपचयन, उपचयन अभिक्रिया, इन सभी चीज़ों को आपको पढ़ना है। बात करते हैं आपका दूसरा चैप्टर अम्ल, क्षार तथा लवण। इसमें आपको H+ तथा OH आयनों के आधार पर अम्ल तथा क्षार तथा लवण की परिभाषाएं याद होनी चाहिए। सामान्य गुणधर्म, उदाहरण तथा उपयोग याद होने चाहिए। pH पैमाना की अवधारणा क्या है, लघु गुणक से संबंधित परिभाषा आवश्यक नहीं है, केवल आपको इसमें pH परिभाषा याद होनी चाहिए। दैनिक जीवन में pH का महत्व क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर और पेरिस के निर्माण की विधि और उनका महत्व, उनका उपयोग याद होना चाहिए। अब आपका आ गया धातु और अधातु, तीसरा चैप्टर। इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको सक्रियता श्रेणी, धातु की आधारभूत विधियां, संक्षारण तथा उसका निवारण पढ़ना है। चौथा चैप्टर है आपका कार्बनिक यौगिक। इसमें आपको कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी आबंध, कार्बन की सर्वतामुखी प्रकृति, सजातीय श्रेणी, प्रकार्यात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों जैसे हैलोजन, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्काइन की नाम पद्धति और संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर आपको आना चाहिए, ये आपको तैयार करना है। यौगिकों में रासायनिक गुणधर्म जैसे दहन हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, संकलन हो गया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। इसके साथ ही आपको एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल केवल गुणधर्म और तथा उपयोग आपको पढ़ना है। साबुन अपमार्जक क्या होते हैं ये आपको पढ़ना है ना। तो ये सारे टॉपिक आपको पढ़ना है। इसी के साथ ही आपका जो आता है 5वां चैप्टर तत्वों का आवर्त वर्गीकरण।
इसमें आपको वर्गीकरण की आवश्यकताएं, मेंडलीव की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, गुणों में उन्नयन और संयोजकता, परमाणु क्रमांक, धात्विक तथा अधात्विक गुणधर्म, ये आपको पढ़ना है। तो ये तो आपका हो गया केमिस्ट्री, जो कि आपके रसायन विज्ञान का है, और ये आपके 20 नंबर का है। अब हम बात करते हैं आपके जीव विज्ञान के चैप्टर के बारे में कि आपको बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है। तो आपका जो जीव विज्ञान का भाग है उसमें आपको जैव प्रक्रम, यह आपका 6ठा चैप्टर है। इसमें आपको सजीव पौधों तथा जंतुओं में पोषण, श्वसन, परिवहन तथा उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा, ये आपको पढ़ना है। फिर आपका आता है 7वां चैप्टर प्रजनन। इसमें आपको जंतुओं तथा पौधों में प्रजनन, जैसे लैंगिक, अलैंगिक प्रजनन, स्वास्थ्य आवश्यकताएं तथा परिवार नियोजन की विधियां, सुरक्षित यौन अयौन, HIV एड्स, प्रसूति अयौन, जनन स्वास्थ्य, ये वाले टॉपिक आपको पढ़ना है। इसी के साथ आपका 8वां चैप्टर आता है आनुवांशिकता अयौन जैव विकास। इसमें आपको आनुवांशिकता का मेंडल का योगदान, लक्षणों की वंशागति के नियम, लिंग निर्धारण यानी उसका संक्षिप्त परिचय, और विकास की मूलभूत संकल्पना, ये आपको पढ़ना है। इस आपके इकाई 3 की बात करते हैं, जो कि आपके ऑप्टिक्स का है, फिजिक्स का चैप्टर है। इसमें आपका 9वां चैप्टर जो है प्रकाशिकी, उसमें आपको प्राकृतिक घटनाएं, जैसे वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस और फोकस दूरी, दर्पण सूत्र का निगमन करना, ये सब चीज़ें आपको आने चाहिए, इसे आपको पढ़ना है। अपवर्तन में आपको अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक, गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन, गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम और लेंस सूत्र। व्युत्पत्ति आवश्यक नहीं है, लेकिन लेंस सूत्र आपको आना चाहिए। मानव नेत्र में लेंस का कार्य क्या है, दृष्टि दोष निवारण, गोलीय दर्पण तथा लेंसों का अनुप्रयोग, और प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का विक्षेपण, ये सभी टॉपिक आपको पढ़ने हैं। और इसके लिए आपको 12 अंक निर्धारित किया गया है। ये आपके 12 नंबर का चैप्टर है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसे आप अच्छे से पढ़िएगा। इसके साथ ही बात करते हैं आपका विद्युत का प्रभाव, आपका 4था इकाई आ गया, 4था यूनिट। इसमें आपका 12वां चैप्टर भी है, 13वां चैप्टर है। तो 12वें चैप्टर में आपको विद्युत धारा, विभवांतर तथा विद्युत धारा, ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता और कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता हो, प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। इसके साथ ही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव तथा विद्युत शक्ति PVI तथा R में अंतर संबंध आपको ये आना चाहिए, इसे आपको पढ़ना है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव यानी 13वें चैप्टर की बात करें तो इसमें आपको चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र रेखाएं, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक का बल, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, विद्युत मोटर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरित विभवांतर, प्रेरित विद्युत धारा, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का अंगूठे का नियम, और विद्युत जनित निर्दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, आवर्ती, ये सभी टॉपिक आपको 13वें चैप्टर से पढ़ना है। और इसके लिए आपको 13 नंबर दिया जाएगा, मतलब ये आपके 13 नंबर का चैप्टर है। 12वां और 13वां दोनों मिला के आपके 13 नंबर का चैप्टर है। अब बात करते हैं आपका जो प्राकृतिक संसाधन वाला चैप्टर है, यानी आपका जो 14वां, 15वां और 16वां चैप्टर है, इसके बारे में। यह आपके टोटल 5 नंबर के चैप्टर हैं तीनों मिला के। इसमें आपको जो 14वां चैप्टर है, इसमें आपको ऊर्जा के स्रोत यानी विभिन्न रूप, ऊर्जा के विभिन्न रूप पढ़ने हैं, और ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोतें पढ़नी है, जीवाश्मी ईंधन और ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा तथा ज्वारीय ऊर्जा। इसके साथ ही नाभिकीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तुलना, ये आपको पढ़ना है। आगे बात करें हमारा पर्यावरण, जो कि आपका 15वां चैप्टर है। इसमें आपको पर्यावरणीय समस्याएं, अपशिष्ट उत्पादन तथा निवारण, जैव निमीकरणीय तथा अजैव निमीकरणीय पदार्थों के बारे में पढ़ना है। फिर आपका आता है 16वां चैप्टर प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। ये भी काफ़ी इजी चैप्टर है। इसमें आपको प्राकृतिक संसाधनों का संचालन तथा उचित उपयोग, वन तथा वन्य जीवन, कोयला तथा पेट्रोलियम का
संचारण, वन प्रबंधन में लोगों की भागीदारी के उदाहरण, बांध उपयोगिता तथा सीमाएं, जल संग्रहण, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषण, ये आपको पढ़ना है। तो ये आपके हो गए सिलेबस कि आपको क्या पढ़ना है, और इससे पहले हमने बात किया कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। तो आई होप बच्चों आप समझ गए होंगे कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और आपका पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ये जो PDF फाइल है मैं डाउनलोड करूं, तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाइएगा और इस PDF फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी नोटबुक में इसको अच्छी से लिख लीजिएगा, ताकि आपको पता रहे हमेशा कि मेरा सिलेबस क्या है, मुझे क्या पढ़ना है। ठीक है, तो बच्चों आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में और भी सब्जेक्ट के सिलेबस के साथ में। हम वहाँ पे अच्छे से डिस्कशन करेंगे कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।